हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन देख लिया था। हम लोगों ने देखा था दो तरह से फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म्स में। पहला हमने देखा था सिनगैमी, जिसमें एक मेल गैमेट एक एग्स के साथ फ्यूज़ हो रहा था तो जायगोट फॉर्म हो रहा था, और दूसरा हमने देखा था ट्रिपल फ्यूज़न, जिसमें जो पोलर न्यूक्लियाई थे वो फ्यूज़ कर रहे थे किसके साथ, अनदर मेल गैमेट के साथ, और क्या फॉर्म कर रहे थे, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो जायगोट फॉर्म हुआ था, जायगोट से एम्ब्रायो बनने का जो प्रोसेस है विच इज़ कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट फॉर्म होता है उस जायगोट से कैसे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, और डाइकोट्स में एंड मोनोकॉट्स में किस तरह से जो एम्ब्रायो है वो रेडिकल कौन कौन से स्ट्रक्चर रेडिकल को फॉर्म करते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर प्लूमल फॉर्म करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर कॉटिलिडन फॉर्म करते हैं। क्लियर? तो इन सारे को हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक होमवर्क दिया था कि सिप्रेसी फैमिली में जो मियोसिस था वो बाकी एंजियोस्पर्म से कम क्यों हुआ था, तो उसको हम लोग उस क्वेश्चन को एक बार हम लोग लास्ट में फिर से डील करेंगे। क्लियर? सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस एम्ब्रायोजेनेसिस वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, एम्ब्रायो का सिंथेसिस, यानी जायगोट से किस तरह से एम्ब्रायो फॉर्म होता है, इस प्रोसेस को हम देखेंगे। इसे हम बोलते हैं और क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है। हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देख रहे हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट फॉर्म होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। यहाँ हम सबसे पहले ये जो चेंजेस है वो देखेंगे, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन डाइकॉट प्लांट। यानी जैसा कि हम जानते हैं जो एंजियोस्पर्म है वो डिवाइडेड है डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में। तो सबसे पहला हम देखेंगे डाइकॉट, यानी जिसमें दो कॉटिलिडन फॉर्म होगा, ठीक है। तो इनमें कैसे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, एंड देन हम लोग फिर पढ़ेंगे कि मोनोकॉट्स में कैसे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, जैसा कि हमने देखा था फर्टिलाइजेशन से क्या फॉर्म हुआ था, जायगोट, ठीक है। ये जायगोट आपको एज्यूम करना है कहाँ है, ओव्यूल के इनसाइड प्रेजेंट है। क्लियर? तो हमें याद रखना है कौन कौन सा साइड, ये जो है ये हम एज्यूम करते हैं चलेजल साइड, और ये वाला कौन सा एरिया है, माइक्रोफाइल। याद होगा आपको चलेजा साइड और माइक्रोफाइल हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर में पढ़ा था। ये हम क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है, आगे हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोफाइल नीचे की तरफ रहता है और चलेजा ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है। अगर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल रहेगा तो इस तरह से रहता है ना माइक्रोफाइल, और ये क्या हो जाएगा, चलेजा। ये होता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में। तो अभी हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम एंजियोस्पर्म ले रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म में ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, ये होता है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल। ये हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। तो ये हमने मान लिया ये क्या है, जायगोट। ये हमने ले लिया माइक्रोफाइल रीजन, और ये हमने ले लिया चलेजल रीजन। अगर किसी एंजियोस्पर्म में माइक्रोफाइल ऊपर है और चलेजा नीचे है, जैसा कि अगर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, तो भी आपको ये मेंशन रहना है कि कहाँ माइक्रोफाइल रीजन है और कहाँ चलेजल रीजन है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो जायगोट है ये जाता है माइटोटिक डिवीज़न को। इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस डिवीज़न, और माइटोटिकली ये डिवाइड करेंगे तो ये एक सेल है तो क्या फॉर्म होगा, दो सेल। तो याद रखिएगा ये जो दो सेल है, ये दो सेल, एक सेल से कितने सेल बना, दो सेल बना। तो माइक्रोफाइल रीजन के नियर जो सेल बनेगा, माइक्रोफाइल रीजन के साइड जो सेल बनेगा, इसे हम बोलते हैं बेसल सेल। व्हाट वी कॉल बेसल सेल। एंड
चलेजा साइड में जो सेल फॉर्म होता है इसे हम बोलते हैं टर्मिनल सेल, व्हाट वी कॉल टर्मिनल सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं रीजन, ये माइक्रोफाइल रीजन, ये चलेजल रीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया अगर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल रहता इस तरह से तो ये आपका माइक्रोफाइल था और ये आपका क्या था, चलेजा था। तो जो बेसल सेल होगा वो यहाँ होगा और जो टर्मिनल सेल होगा वो इसके चलेजा के टुवर्ड होगा। यही रीजन है कि हम माइक्रोफाइल और चलेजल रीजन को मेंशन कर रहे हैं। क्लियर? हमेशा याद रखिएगा जो भी माइक्रोफाइल साइड होगा वो क्या फॉर्म करेगा, बेसल सेल, और जो चलेजा साइड होगा वो क्या फॉर्म करेगा, टर्मिनल सेल। क्लियर बात? नाउ नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके बाद क्या होता है। ये जो टर्मिनल सेल आप देख रहे हैं यही टर्मिनल सेल डिवाइड होगा और क्या फॉर्म करेगा, प्रो एम्ब्रायो फॉर्म करेगा। ठीक है ना? तो ये क्या फॉर्म करेगा आगे हम देखते हैं, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये जैसा कि हम देख रहे हैं ये जो टर्मिनल सेल है ये डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, प्रो एम्ब्रायो। ठीक है? और इसमें आपको कितने सेल्स मिलेंगे, 4 सेल, इस तरह से, एक सेल से 2 सेल, फिर 2 से 4। एंड बेसल सेल्स क्या करेंगे, बेसल सेल फॉर्म करेंगे सस्पेंसर सेल। खैर यहाँ पे टर्मिनल सेल ने क्या फॉर्म किया, हम यहाँ मेंशन करेंगे। टर्मिनल सेल क्या फॉर्म करेगा, प्रो एम्ब्रायो, प्रो एम्ब्रायो। एंड बेसल सेल्स क्या फॉर्म करेंगे, सस्पेंसर सेल। ठीक है? यानी हो क्या रहा है, बेसल सेल्स के अंदर क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो क्या फॉर्म होगा, सस्पेंसर सेल। तो ये क्या है, सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल। और ये जो टर्मिनल सेल था यहां मेंशन करेंगे, टर्मिनल सेल लीड्स टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, प्रो एम्ब्रायो, प्रो एम्ब्रायो। ये ठीक है? अब यहां हम देख पा रहे हैं कि कितने सेल्स है, 4 सेल है, तो इसे हम बोलेंगे प्रो एम्ब्रायो क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, प्रो एम्ब्रायो क्वाड्रेंट। क्लियर बात? तो हुआ क्या, एक बार हम फिर से देख रहे हैं, जाइगोट फॉर्म हुआ। जाइगोट कैसे फॉर्म होता है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा है, एक मेल गैमेट एक एग के साथ फ्यूज होता है तो क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। और ये जो जाइगोट है, व्हाट इज दिस, दिस इज जाइगोट। जाइगोट में हम ये रीजन कौन सा ले रहे हैं, माइक्रोफाइल, और ये ले रहा है चलेजा। इसमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। तो डिवीजन से क्या फॉर्म होगा, माइक्रोफाइल साइड में बेसल सेल फॉर्म होगा और चलेजल साइड में टर्मिनल सेल फॉर्म होगा। ये जो टर्मिनल सेल है ये क्या फॉर्म करेगा, प्रो एम्ब्रायो। ठीक है? और जो बेसल सेल है ये क्या फॉर्म करेगा, सस्पेंसर सेल। क्लियर? पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम देखते हैं कि ये जो सेल बना है आगे क्या फॉर्म करता है। एक चीज यहां जरूर याद रखिएगा, इनमें क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, जिससे क्या फॉर्म हो रहा है, सस्पेंसर सेल फॉर्म हो रहा है। क्लियर? तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो टर्मिनल सेल्स का किधर साइड में फॉर्म हो रहा था, चलेजल साइड में, वो क्या फॉर्म कर रहा है, प्रो एम्ब्रायो। और जो बेसल सेल्स था वो क्या फॉर्म कर रहा है, सस्पेंसर सेल, जो कि है माइक्रोफाइल रीजन में। हम देखेंगे कि ये जो सस्पेंसर सेल है इसका काम क्या होता है। हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, एंडोस्पर्म। तो जो ओव्यूल है, ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। तो एंडोस्पर्म में क्या प्रेजेंट रहता है, एक पॉइंट हमने लिखा था कि एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रायो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी हाईली न्यूट्रिशियस रहता है। क्लियर? तो एंडोस्पर्म के टुवर्ड पुश करना न्यूट्रिशन के लिए एम्ब्रायो को किसका काम रहता है, ये जो सस्पेंसर सेल है इसका काम रहता है। ठीक है? ये हम आगे डायग्राम में दिखाएंगे कि कैसे ये करता है। अभी यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो सेल है, ये जो आप देख रहे हैं टर्मिनल सेल से जो प्रो एम्ब्रायो फॉर्म हुआ है, इसमें लगातार क्या होगा, इसके मास में डेवलपमेंट होते रहेगा, यानी इसका ग्रोथ होते रहेगा। और ये एज इट इज़ रहता है, इसलिए ये बड़ा दिखता है और ये काफ़ी छोटे 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 दिखने लगते हैं। क्लियर? तो अभी
हम यहाँ पे 4 सेल है, अब हम यहाँ 8 सेल दिखाएंगे। जो 8 सेल है वो आठों के आठों सेल हम देख नहीं सकते हैं, 4 सेल आगे है तो 4 सेल पीछे है, बट समझने के लिए हम उन आठों सेल को यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्लियर? सो हम जो डायग्राम बना रहे हैं उनमें सारे के सारे सेल्स जो प्रेजेंट होंगे एम्ब्रायो में, हम उन सारे के सारे सेल्स को दिखाएंगे। सो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा ये जो 4 सेल है ये आगे के तरफ और बाकी के 4 सेल आपको पीछे की तरफ दिखते हैं, तो प्रॉपर पूरा 8 सेल आपको क्लियरली विजिबल नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पे 8 सेल को दिखाएंगे ताकि हम इजीली समझ सके कि कौन सा सेल क्या फॉर्म करता है एम्ब्रायो का। क्लियर? सो अब हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी इसके अंदर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट तो ये इंक्रीज कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, 8 सेल बनाएंगे इस तरह से। खैर ये कितने सेल हो गए, 8 सेल। अब ठीक प्रो एम्ब्रायो के नीचे माइक्रोफाइल के टुवर्ड जो सेल एक होता है, इसे हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं हम इसे हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। याद रखिएगा, इसका भी आगे बहुत इंपॉर्टेंस है, ये भी कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, हाइपोफाइसिस। अब यहाँ 8 सेल है तो इसे हम बोलेंगे प्रो एम्ब्रायो क्वाड्रेंट। व्हाट वी कॉल प्रो एम्ब्रायो, नॉट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ये था, अब ये क्या हो जाएगा, 8 है तो ऑक्टेट। क्लियर? और ये हाइपोफाइसिस, बाकी के जो सस्पेंसर सेल है वो आपको बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह से दिखेंगे। ये सस्पेंसर सेल है, इनका काम क्या होता है, एंडोस्पर्म के टुवर्ड पुश करना ताकि एम्ब्रायो को नरिशमेंट मिल सके। ठीक है? और लास्ट में जो हम देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल। व्हाट वी कॉल हॉस्टोरियल सेल। समझ में आ रही बात? ठीक है, हो क्या रहा है, ये आपका प्रो एम्ब्रायो ऑक्टेट है, ये हाइपोफाइसिस, और ये सारा क्या है, सस्पेंसर सेल, और लास्ट सस्पेंसर सेल को हम क्या बोलते हैं, हॉस्टोरियल सेल। क्लियर? अब होगा क्या, ये जो प्रो एम्ब्रायो है इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। इसमें क्या होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन, यानी डिवीजन ऊपर और नीचे दोनों तरफ हो रहा है, तो पेरिक्लाइनल डिवीजन किस में होगा, इन प्रो एम्ब्रायो, इन प्रो एम्ब्रायो। प्रो एम्ब्रायो में क्या हो रहा है, पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहा है। तो अब जो स्ट्रक्चर है वो देखिएगा इस तरह से, ये हमारे 8 सेल्स, ठीक है। अब सिंस हो क्या रहा है, पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहा है, तो अब हम बना देते हैं एक सेल ऊपर एक सेल नीचे, इस तरह से एक सेल ऊपर एक सेल नीचे। ये दिखता ऐसा नहीं है, बट हम सारे सेल्स को देखें इस कारण से हम ये बना रहे हैं ताकि इजीली हम समझ पाए कि कौन सा सेल कौन से स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। होता यही प्रोसेस है। ठीक है, अब ये जो एक आउटर सेल है और ये वाला इनर सेल है। ये जो आउटर सेल है ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा डर्मेटोजेन। ये क्या फॉर्म करता है, डर्मेटोजेन। और हम जानते हैं कि डर्मेटोजेन क्या फॉर्म करेगा, आउटर कवरिंग विच इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा आगे चल के, एपिडर्मिस फॉर्म करेगा। ठीक है, अब ये जो हाइपोफाइसिस हम देख रहे हैं, इस हाइपोफाइसिस में भी डिवीज़न होगा और ये भी डिवाइड करके, जैसा कि हम जान रहे हैं, यहाँ पे भी हमें कितने सेल मिलेंगे, 8 सेल यहाँ पे भी मिलेंगे। इस तरह से ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है, हाइपोफाइसिस है। और यही हाइपोफाइसिस में आपको कितने सेल मिल रहे हैं, 8 सेल। ये हम ऐसा दिखता नहीं है, बट हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कौन से सेल कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ये आप समझ पाओ। ठीक है ना।
सारे के सारे सेल्स प्रेजेंट ज़रूर होते हैं, बट ये सारे के सारे सेल्स आपको नहीं दिखते हैं, सारे सेल्स आगे पीछे प्रेजेंट रहते हैं, तो हम सारे सेल्स को नहीं देख सकते, बट ताकि हमें आसानी से समझ में आए इसलिए हम इन सारे सेल्स को आपको दिखा रहे हैं, ताकि इजीली आप समझ पाए कि कौन से सेल कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हाइपोफाइसिस है, ये भी डिवाइड होकर के 8 सेल फॉर्म कर रहा है। बच्चे सस्पेंसर सेल वो एज इट इज़ रहते हैं, क्योंकि उनका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन, डेवलपिंग एम्ब्रायो की न्यूट्रिशन के लिए एंडोस्पर्म के टुवर्ड क्या करना, पुश करना। ठीक है, और लास्ट में आपको मिलेगा हॉस्टोरियल सेल। क्लियर? यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो आप हाइपोफाइसिस देख रहे हैं, तो जो हाइपोफाइसिस के सेल माइक्रोफाइल रीजन के टुवर्ड है, ये चारों सेल क्या फॉर्म करेंगे, इट फॉर्म रूट कैप। ठीक है, ये क्या फॉर्म करेंगे, रूट कैप, यानी रूट के टिप पर एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रूट कैप। तो कौन फॉर्म करेगा, हाइपोफाइसिस का लोअर मोस्ट सेल जो कि माइक्रोफाइल के टुवर्ड्स है। ठीक है, और जो प्रो एम्ब्रायो के टुवर्ड्स 4 सेल है, ये क्या फॉर्म करते हैं, इट फॉर्म रूट कॉर्टेक्स। क्या फॉर्म करेंगे, ये रूट कॉर्टेक्स। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो हाफ स्ट्रक्चर है, हाफ स्ट्रक्चर इन द सेल्स, ये जो आप देख रहे हैं ये चारों सेल्स। ठीक है, आउटर सेल्स तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, डर्मेटोजेन। अब ये जो चारों सेल है, इसे हम थोड़ा ठीक से बना देते हैं इस तरह से, ताकि हाफ आपको इजीली दिखे। ये जो चारों सेल हम देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे सेल क्या फॉर्म करते हैं, इट फॉर्म्स हाइपोकोटाइल। क्या फॉर्म करेंगे, हाइपोकोटाइल। आगे हम लोग देखेंगे हाइपोकोटाइल क्या होता है। क्लियर? समझेंगे पूरा, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे एम्ब्रायो का तब हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा हाइपोकोटाइल होता क्या है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये कौन फॉर्म कर रहा है, प्रो एम्ब्रायो का वैसा सेल जो माइक्रोफाइल के टुवर्ड है। ठीक है ना, तो माइक्रोफाइल के टुवर्ड है, तो ये चारों सेल क्या फॉर्म कर रहे हैं, हाइपोकोटाइल। और बाकी बचे ऊपर के ये चारों सेल क्या फॉर्म करेंगे, इट फॉर्म्स प्लूमोल एंड कॉटिलेडन क्लियर? प्लूमोल और कॉटिलिडन कौन फॉर्म करेगा, चलेजल साइड में जो प्रो एम्ब्रायो के सेल्स है वो क्या फॉर्म करेंगे, प्लूमोल एंड कॉटिलिडन। क्लियर? अब इसको थोड़ा समझते हैं, ये कैसे प्रेजेंट रहेगा ओव्यूल में। जैसा कि हम जान रहे हैं ये आपका ओव्यूल है और ओव्यूल बाइटेगमिक है, ये भी हमने देखा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, और यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है ये हमने देख लिया है। क्लियर? यहाँ पूरे के पूरा क्या प्रेजेंट रहता है, एंडोस्पर्म। अब होता क्या है, ये जो सेल आप देख रहे हैं, ये सेल अब यहाँ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ है प्रो एम्ब्रायो। तो ये जो सस्पेंसर सेल आप देख रहे हैं, ये क्या करता है, ये एंडोस्पर्म के टुवर्ड इसको पुश कर रहा है, ताकि जो न्यूट्रिशन है वो यहाँ से इसको मिल सके और इसमें डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ओव्यूल का होता है ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये तो बस समझाने के लिए था। अभी हुआ क्या, सबसे पहले फिर से समझते हैं। जो जायगोट था, जायगोट में डिवीज़न हुआ, माइटोसिस डिवीज़न हुआ, और डिवाइड करने के बाद 2 सेल बना। चलेजल साइड में टर्मिनल सेल बनेगा और माइक्रोफाइल एरिया में बेसल सेल बनेगा। बेसल सेल सस्पेंसर सेल को फॉर्म करेंगे और टर्मिनल सेल प्रो एम्ब्रायो क्वाड्रेंट को फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें जो सेल्स है पूरे सेल्स दिखा रहे हैं, इसलिए ताकि हम समझ पाए कि कौन से सेल कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इस तरह से एम्ब्रियो दिखता नहीं है, बट सारे सेल्स को हम यहाँ दिखा रहे हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये सेल है। ठीक है, टर्मिनल सेल ये फॉर्म किया है, बेसल से सस्पेंसर सेल फॉर्म किया है। इसमें जो सबसे पहला सस्पेंसर सेल है, सस्पेंसर सेल से ठीक ऊपर जो सेल है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोफाइसिस। ये आपका प्रो एम्ब्रायो ऑक्टेट है, हमें पूरा 8 सेल दिख रहा है इसलिए हमें बोल रहे हैं। और ये आपका हॉस्टोरियल सेल हो क्या रहा है, इसमें अब होगा पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो एक आउटर सेल, सारे के सारे सेल का आउटर सेल और इनर सेल होगा फॉर्म।
तो आउटर सेल क्या फॉर्म करेगा, डर्मेटोजेन विच फॉर्म एपिडर्मिस। एंड हाइपोफाइसिस अगर देखें तो हाइपोफाइसिस का जो सेल है, ये जो आप सेल देख रहे हैं, ये क्या फॉर्म करेगा, रूट कैप विच इज टुवर्ड माइक्रोफाइल रीजन, और सेल्स विच इज टुवर्ड प्रो एम्ब्रायो वो क्या फॉर्म करेगा, रूट कॉर्टेक्स। फिर हम देख रहे हैं ये जो प्रो एम्ब्रायो है उसका 4 सेल जो किसके टुवर्ड है, वो जो कि है माइक्रोफाइल रीजन के टुवर्ड, या बोल सकते हो हाइपोफाइसिस के टुवर्ड, वो क्या फॉर्म करेगा, हाइपोकोटाइलन। अपर 4 सेल्स क्या फॉर्म करेंगे, प्लूमुल एंड कॉटिलेडन। क्लियर, आप इसको एक बार बना लीजिए अच्छे से। फिर हम देखते हैं कि इन ये सारे जो सेल है इसे किस तरह से रेडिकल, प्लूमुल, कॉटिलेडन फॉर्म होते हैं और कैसा दिखता है। ये जो स्टेज है इसे हम बोलते हैं ग्लोबुलर स्टेज। इसे जरूर मेंशन कीजिएगा, ये स्टेज कौन सा है, ग्लोब्यूलर स्टेज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट डायकॉट में ग्लोबुलर स्टेज के बाद कैसा दिखता है। क्लियर, तो आप पहले इसको बना लीजिए। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, प्रो एम्ब्रायो ऑक्टेट में क्या हुआ, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, तो इस तरह से सेल्स आपको दिखने लगे। ठीक है, ये कौन सा स्टेज है, ग्लोबुलर स्टेज है। इसमें जो आउटर सेल है प्रो एम्ब्रायो का, ये डर्मेटोजेन फॉर्म करेगा विच फर्दर फॉर्म एपिडर्मिस, जो कि आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। उसके बाद जो अपर चैलेजल साइड में 4 सेल्स हैं वो क्या फॉर्म करेंगे, प्रो एम्ब्रायो के, प्लूमुल एंड कॉटिलेडन ऑल्सो। एंड जो लोअर माइक्रोफाइल के टुवर्ड प्रो एम्ब्रायो के 4 सेल है वो क्या फॉर्म करेंगे, हाइपोकोटाइल। उसी तरह हाइपोफाइसिस के जो 4 सेल जो चैलेजल साइड में है वो क्या फॉर्म करेंगे, रूट कॉर्टेक्स, और जो 4 सेल माइक्रोफाइल साइड में वो क्या फॉर्म करेंगे, रूट कैप। और ये जो है ये क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। क्लियर, तो अब क्या होगा देखते हैं। अब हमने देखा कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेडिकल में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, तो अब हमें ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखेगा, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा रेडिकल का स्ट्रक्चर हो गया। और इसमें जो फर्दर हम देख रहे हैं ये पूरा का पूरा रूट कॉर्टेक्स और रूट कैप, तो इसमें इस तरह से रूट कैप के सेल्स फॉर्म हो गए। इधर ये पूरा का पूरा रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ हम इसके सेल्स बना देंगे इस तरह से, मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो जाएंगे। रूट कॉर्टेक्स, इसका जो एनाटॉमी है ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है 11th के अंदर। ठीक है, तो हमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, बट अब बस इतना समझिए ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो गया, रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज हाइपोकोटाइल। ठीक है, ये हाइपोकोटाइल के ही सेल्स हैं। ठीक, अब हम यहाँ देख रहे हैं ये जो है ये अपर 4 सेल्स ऑफ प्रो एम्ब्रायो जो कि किस में कन्वर्ट होते हैं, प्लूमुल एंड कॉटिलेडन में। तो ये इस तरह से फॉर्म करेंगे, यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया प्लूमुल, ये आपका क्या है, प्लूमुल। और सिंस डायकॉट पढ़ रहे हैं तो कॉटिलेडन कितने फॉर्म होंगे, 2। तो अब हम बना देंगे स्ट्रक्चर डायकॉट का। ये आपका एक कॉटिलेडन और ये आपका दूसरा कॉटिलेडन। क्लियर, और इसमें आपको मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से। ये आपके सेल्स, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको हार्ट शेप का दिख रहा होगा, तो इसे हम बोलते हैं हार्ट शेप्ड। ठीक है, स्टेज होता है, ये आपका कौन सा स्टेज है, ग्लोबुलर स्टेज, ये हार्ट शेप स्टेज है, जिसमें आपको ये जो है ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज प्लूमुल। प्लूमुल, ये जो दोनों आप देख रहे हो इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, बोथ आर कॉल्ड कॉटिलेडन। कॉटिलेडन एंड ये जो पूरा स्ट्रक्चर है व्हाट इज दिस इज रेडिकल। पूरा स्ट्रक्चर हाइपोकोटाइल सब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक साथ हम क्या बोल रहे हैं, रेडिकल। समझ आ रही बात। ठीक है, तो ये हार्ट शेप।
अब ये सिंस होता क्या है, ये काफ़ी स्पेस टेकिंग होता है, इस कारण से ये जो दोनों कॉटिलेडन है ये क्या कर जाते हैं, बेंड कर जाते हैं। तो ये बेंड होने के बाद इस तरह से होते हैं प्रेजेंट, क्योंकि ओव्यूल में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। तो इस कारण से ये क्या हो जाते हैं, इस तरह से बेंड हो जाते हैं। क्लियर? यहाँ मैंने लाइट मार्क किया है ताकि आपको समझ में आए ये क्या हो गए हैं, बेंड हो गए हैं, ताकि ओव्यूल में आसानी से ये क्या कर सके, डेवलप कर सके। नाउ जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो कैसा होता है उसे हम फाइनल बना लेते हैं। कॉटिलेडन कितने हैं, 2, तो एक कॉटिलेडन ये और दूसरा कॉटिलेडन ये, और इनमें ये आप देख रहे हैं जिस पॉइंट से अटैच होते हैं इसे हम बोलते हैं कॉटिलेडनरी नोड। इसमें आपको यहाँ ऊपर में दिखेगा प्लूमूल और नीचे में क्या प्रेजेंट होगा, रेडिकल। ठीक है ना, ये क्या है, कॉटिलेडन, कॉटिलेडन जिस पॉइंट से अटैच रहते हैं ये, इसे हम बोलते हैं कॉटिलेडनरी नोड, कॉटिलेडनरी नोड। और कॉटिलेडन यहाँ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाईली जो भी एंडोस्पर्म का न्यूट्रिशन है वो अब कहाँ स्टोर रहेगा, क्योंकि ये तो पूरा न्यूट्रिशन ले चुके हैं, तो न्यूट्रिशन स्टोर कहाँ रहता है, कॉटिलेडन में। डायकॉट्स में न्यूट्रिशन स्टोर अब कहाँ रहेगा, कॉटिलेडन में। ठीक है ना, सो जिस पॉइंट से अटैच रहेंगे कॉटिलेडनरी नोड। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोल रहे हैं, प्लूमूल। और बच्चों याद रखिएगा ये जो प्लूमूल और कॉटिलेडनरी नोड के बीच का स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं इपीकोटाइल, व्हाट वी कॉल इपीकोटाइल। सिमिलरली ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, रेडिकल, और इनके बीच के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, जैसा कि हम पहले से बोलते आ रहे हैं, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स जो हमें दिखेंगे। तो ये जो फाइनल स्ट्रक्चर है ये आपको कैसा दिखेगा, हॉर्स शू शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड फाइनल स्ट्रक्चर। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस तरह से जो डेवलपमेंट है वो हमें डायकॉट में देखने को मिलता है। हमने जो भी स्ट्रक्चर बनाए जिसमें हमने 8 सेल या इस तरह से जो सेल्स दिखाए हैं, ये सेल्स होते हैं बट दिखते ऐसे नहीं, और ये स्ट्रक्चर आपको इसके बाद इस तरह से दिखेगा, हार्ट शेप का, एंड देन फाइनल हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर। क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या फॉर्म करता है। तो आप इसको एक बार डायग्राम बना लीजिए, फिर हम फाइनल लिख लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन से पार्ट को फॉर्म करता है एम्ब्रायो को, यानी कौन सा प्रो एम्ब्रायो कौन से पार्ट को फॉर्म करता है एम्ब्रायो के। क्लियर? तो यू प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स, हम क्या देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हुआ डायकॉट्स में एम्ब्रायो का, उसमें क्या हुआ था, जो जाइगोट था, जाइगोट डिवाइड किया और माइक्रोफाइल रीजन से बेसल सेल फॉर्म हुआ, और चेलेजल रीजन से क्या फॉर्म हुआ, टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल ने क्या फॉर्म किया, प्रो एम्ब्रायो, और बेसल सेल ने क्या फॉर्म किया, हाइपोफाइसिस एंड ऑल्सो सस्पेंसर सेल। ठीक है, तो जो हाइपोफाइसिस था, हाइपोफाइसिस ने क्या फॉर्म किया, रेडिकल। ठीक है, या आप बोल सकते हो रूट, या आप ये भी बोल सकते हो कि बेसल सेल ने क्या फॉर्म किया है, रेडिकल, बेसल सेल के हाइपोफाइसिस ने। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें प्रो एम्ब्रायो का, तो प्रो एम्ब्रायो जो स्ट्रक्चर है जो कि किससे फॉर्म होता है, फॉर्म बाय टर्मिनल सेल। ठीक है, टर्मिनल सेल, हाइपोफाइसिस, बेसल जो कि रेडिकल फॉर्म किया है, और प्रो एम्ब्रायो टर्मिनल सेल से फॉर्म हुआ है। तो इसने क्या फॉर्म किया, इसने फॉर्म किया प्लूमूल एंड कॉटिलेडन। कॉटिलेडन आप ये भी बोल सकते हो, कॉटिलेडन जो है ये लेटरल यानी टर्मिनल और बेसल सेल के बीच वाले पोर्शन से यानी लेटरल सेल से फॉर्म हुआ है। क्लियर? और ये फाइनल प्लूमूल का स्ट्रक्चर। क्लियर? और रेडिकल और कॉटिलेडनरी नोड के बीच का जो रीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। उसी तरह प्लूमूल और कॉटिलेडनरी नोड के बीच का जो रीजन था उसे हम क्या बोलते थे, इपीकोटाइल। ठीक है, तो इस तरह से डायकॉट एम्ब्रायो में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आप इसको लिख लीजिए। अब हम हमारा लास्ट देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन मोनोकॉट्स। डायकॉट्स में तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि मोनोकॉट में किस तरह से डेवलपमेंट होता है एम्ब्रायो का। क्लियर? तो पहले आप इसको लिख लीजिए।
सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में अब हम चेंजेस देख रहे हैं मोनोकॉट्स के अंदर, यानी वैसा प्लांट जिसमें सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोकॉट्स। तो डेवलपमेंट एम्ब्रायो का अब हम देखेंगे मोनोकॉट्स में। डायकॉट्स में हमने देख लिया, इसलिए अभी हमें ईजी होगा मोनोकॉट्स में डेवलपमेंट देखना। जैसा कि हमने देखा था ये जाइगोट फॉर्म हुआ था फर्टिलाइजेशन से। अगेन हम यहाँ रीजन मेंशन करेंगे, ये माइक्रोफाइल रीजन, ये चैलेजल रीजन, ठीक है। अब ये जाइगोट में फिर क्या होगा, माइटोसिस होगा और ये डिवाइड करके यहाँ पे 3 सेल बनाएंगे। 3 सेल कैसे, तो ये एक सेल डिवाइड हुआ, माइटोसिस हुआ तो 2 सेल बने। अब वो जो 2 सेल है उनमें से एक सेल डिवाइड करके 2 सेल तो बना लेगा, बट एक सेल एज इट इज़ रह जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 सेल। क्लियर, जैसे ये एक सेल था, एक सेल से कितने बने, 2 सेल। अब इन दोनों सेल्स में ये जो सेल है ये मान लीजिए डिवाइड किया तो 2 सेल बनाया, बाकी एक सेल डिवाइड नहीं किया, ठीक। तो बेसल सेल एज इट इज रहता है, बेसल सेल में डिवीजन आगे कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको 3 सेल दिख रहे हैं, अगेन माइक्रोफाइल के टुवर्ड बेसल सेल और चलेजा के टुवर्ड टर्मिनल सेल, और बीच में आपको मिल रहा है मिडल सेल। यहाँ पे हम पहले ही मेंशन करेंगे कि कौन सा सेल क्या फॉर्म करता है। टर्मिनल सेल क्या फॉर्म करेगा, कॉटिलिडन फॉर्म करेगा। मिडिल सेल प्लूमूल फॉर्म करेगा, रेडिकल फॉर्म करेगा, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड ऑल्सो सस्पेंसर सेल। बेसल सेल एज इट इज रहेगा, बेसल सेल का यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसमें मास ऑफ डेवलपमेंट होते रहेगा। तो जो स्ट्रक्चर दिखेगा ये बेसल सेल है जो एज इट इज है। ये जो है ये आप देख रहे हैं जो टर्मिनल सेल है, ये सेल ये क्या फॉर्म कर दिया, कॉटिलिडन फॉर्म कर दिया, जिसे हम यहाँ बोलेंगे स्कूटेलम, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं ये वाला रीजन, इसे हम क्या बोल रहे हैं, प्लूमोल, जिसके ऊपर एक्स्ट्रा कवरिंग, एक पेपरी शीट का कवरिंग हो गया है, यहाँ हमने स्ट्रक्चर बनाया है और इसे इसीलिए हम यहाँ क्या बोलेंगे, प्लूमोल ना बोल करके बोलेंगे कोलियोप्टाइल, ठीक है। और कोलियोप्टाइल और कॉटिलिडनरी नोड, जिस पॉइंट से कॉटिलिडन अटैच है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉटिलिडनरी नोड। तो उसके बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, इपिकोटाइल। सिमिलरली ये आपका रेडिकल, रेडिकल के ऊपर भी यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा पेपरी कवरिंग है, इसे हम बोलते हैं कोलियोराइजा, ठीक है। और इसके बीच के रीजन को बोलेंगे हाइपोकोटाइल। क्लियर। अब इस स्ट्रक्चर को हम सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर बेसल सेल को रिमूव कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें कॉटिलिडन, यहाँ हम कॉटिलिडन नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। रीज़न ये है कि कॉटिलिडन कहने का मतलब क्या होता है, जो फूड है वो क्या रहता है, कॉटिलिडन में स्टोर है, बट यहाँ पे किसी तरह का फूड कॉटिलिडन में स्टोर नहीं रहता है, जिस कारण हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्कूटेलम बोल रहे हैं। यहाँ पे इसके थ्रू रेडिकल को या प्लूमोल को न्यूट्रिशन दिया जाता है, पास किया जाता है, जो कि प्रेजेंट रहता है स्टार्ची इंडोस्पर्म में। ये हमने बनाया इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म के आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, जो हाईली प्रोटीनेशियस होता है, एल्यूरोन लेयर। यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, इसके थ्रू क्या होता है, ये स्टार्च कॉटिलिडन से होता हुआ किसके पास जाता है ये रेडिकल और प्लूमोल के पास। यानी यहाँ पे स्टोर नहीं है, ये इसके थ्रू क्या कर रहा है, पास कर रहा है, जिसके कारण इसे हम यहाँ क्या बोलेंगे, मोनोकॉट्स में स्कूटेलम बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका डेवलपमेंट है पूरा का पूरा मोनोकॉट्स के अंदर। मोनोकॉट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिला। पहला डिफरेंस, यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा मिडल सेल मिला और यहाँ पे बेसल सेल सस्पेंसर सेल नहीं फॉर्म कर रहा है, मिडल सेल सस्पेंसर सेल फॉर्म करेगा, ठीक है। जो कि सिंस काम क्या होता है, सेम क्या करना, इंडोस्पर्म के टुवर्ड पुश करना, पुश करेगा, तभी इस केस में क्या कॉटिलिडन में स्टोर नहीं हो रहा है। डायकॉट्स में हमने क्या देखा था, कॉटिलिडन में फूड स्टोर था, तो वो आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया था फाइनल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टर्मिनल सेल है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्कूटेलम, एंड मिडल सेल प्लूमोल रेडिकल यानी कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, इपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन मोनोकॉट्स, ठीक है। तो हमने डायकॉट्स में डेवलपमेंट देख लिया, मोनोकॉट्स में डेवलपमेंट देख लिया। इसके बाद रेडिकल और प्लूमूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आगे कैसे डेवलप करते हैं, ये सब हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी हमने एनाटॉमी में डिस्कस करा हुआ है, ठीक है ना। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, दैट इज सीड जो फॉर्म हो गया है, उन सीड्स के बारे में एक थोड़ा सा रफ आइडिया देख लेते हैं, क्योंकि सीड्स के बारे में डिटेल हम लोगों ने, सीड्स और फ्रूट्स के बारे में डिटेल हम लोगों ने ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देख लेते हैं, एक रफ आइडिया ले लेते हैं सीड का।
सो स्टूडेंट, नेक्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर जो हमें देखना है दैट इज़ सीड। अब क्या हो गया है, सीड फाइनली फॉर्म हो चुका है, तो सीड भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज है, जो कि जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट होता है, सीड में फाइनली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। सो राइपेंड और मैच्योर ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। ये हमने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है। विएबिलिटी की बात करें तो जो सीड है वो कुछ मंथ तक भी विएबल रहता है और कुछ प्लांट्स में वो कुछ सालों तक भी विएबल रहता है। कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ मेंशन किए हैं। पहला ल्यूपिनस आर्टिकस, इसमें अगर देखा जाए तो 10,000 साल तक क्या रहता है, ये विएबल रहता है। और डेट पाल्म में देखा जाए तो 2,000 साल तक विएबल रहता है। क्लियर। अब हम आते हैं टाइप्स की बात करें तो दो तरह के होते हैं सीड्स, एक नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक। हमने देखा कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हम वैसे सीड को बोलते हैं जिसमें एंडोस्पर्म जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान, यानी एंडोस्पर्म पूरी तरह से खत्म हो जाता है, यूज हो जाता है। यानी सीड्स विदाउट एंडोस्पर्म इंडिकेटिंग दैट, क्या इंडिकेट कर रहा है, इट हैज़ बीन कम्प्लीटली कंज्यूम्ड फॉर एम्ब्रायो डेवलपमेंट, यानी एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो गया एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए, जैसा कि होता है पी, बीन्स, ग्राम, इन सब में। क्लियर। उसी तरह एंडोस्पर्मिक की बात करें तो एल्ब्यूमिनस मतलब वैसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है कि पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हुआ है एम्ब्रायो डेवलपमेंट में, ठीक है, यानी एंडोस्पर्म सीड में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस, मेज, सनफ्लावर, इन सब के केस में आपको एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलता है। एक और टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं पेरीस्पर्मिक सीड। पेरीस्पर्मिक सीड वैसा सीड जिसमें र्यूमिनेंट मिलते हैं, किसके, र्यूमिनेंट मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है ना, तो र्यूमिनेंट मिलता है किसका, नसेलस का, वैसे सीड को हम बोलते हैं पेरीस्पर्मिक सीड। ये भी एक तरह का सीड है, आप याद रखिएगा, वैसे इन जनरल से क्वेश्चन नहीं आता है, जो इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों है। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट सीड एंड इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है ये एंड होता है। एंड करने से पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन आपको दिया था कि सिप्रेसी फैमिली में जो फॉर्मूला था हम लोगों ने अलग लिखा था और इन जनरल एंजियोस्पर्म में था जो मियोसिस का वो अलग था, तो ऐसा क्यों होता है, तो उसे हम एक बार फिर से उस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन एक देखा था कि हाउ मैनी मियोसिस रिक्वायर्ड टू फॉर्म 200 सीड्स, 200 सीड्स फॉर्म होने के लिए कितने मियोसिस ज़रूरी है एंजियोस्पर्म में और सिप्रेसी फैमिली में। तो दोनों के लिए हमने अलग अलग फार्मूला लिखा था, ऐसा क्यों, उसे हम देखते हैं। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जैसा कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, जो पॉलन मदर सेल था उसके अंदर क्या हो रहा था, एक बार मियोसिस हो रहा था और मियोसिस यहीं होता है ना सिर्फ, तो 1 मियोसिस होता है, तो इससे क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन। और कितने पॉलन ग्रेन बनते हैं, याद होगा पॉलन टेट्राड बनता है, यानी 4, ठीक है, यानी एक मियोसिस हो रहा है तो कितना बन रहा है, 4, यानी चारों के चारों क्या फॉर्म करेंगे, मेल गैमेट, यानी 4 मेल गैमेट बन रहा है, ठीक है ना। कितने मेल गैमेट बन रहा है, 4 मेल गैमेट, यानी एक मियोसिस हो रहा है तो 4 मेल गैमेट बन रहा है, ठीक। उसी तरह अगर हम फीमेल की बात करें तो मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, एक बार मियोसिस होगा, तो यहाँ हमने बताया है सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म होता है जो कि फीमेल गैमेट को फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो 1 फंक्शनल मेगास्पोर, 1 फंक्शनल मेगास्पोर, और यही फंक्शनल मेगास्पोर किसको फॉर्म करेगा, फीमेल गैमेट को फॉर्म करेगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें 200 सीड चाहिए तो यहाँ कितना बार मियोसिस होना है, 200 बार, 200 मियोसिस। बट यहाँ मेल गैमेट कितने होने चाहिए, मेल गैमेट भी कितने होने चाहिए 200 सीड फॉर्म होने के लिए, ठीक है, मेल गैमेट 200 होने चाहिए, तो 200 मेल गैमेट अगर होने चाहिए तो एक बार मियोसिस हो रहा है तो 4 बन रहा है, मतलब 4 पॉलन ग्रेन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो कितने बार मियोसिस होगा तो 200 बनेगा, तो हम 200/4 करेंगे, कितना होगा, 50 मियोसिस, कितना होगा, 50 मियोसिस। और फाइनली ये जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है फॉर्म करते हैं सीड। तो अगर आपको 200 सीड चाहिए, सीड अगर 200 चाहिए तो कितने होंगे, 200 + 50 मियोसिस, यानी 250 मियोसिस टोटल होने चाहिए, ठीक है। तो टोटल मियोसिस कितना हो जाएगा,
मियोसिस कितना हो जाएगा, ये हमने लिखा था n/4, इसे हम क्या लिखते हैं n/4। क्लियर, n कितने हैं, जितने नंबर ऑफ सीड्स फॉर्म होने हैं, और ये क्या है n, तो हमने फॉर्मूला लगाया था ना n + n/4, तो कितना आया था 250 मियोसिस। ये इन जनरल एंजियोस्पर्म में जो हमने पढ़ा है उस पर होता है। लेकिन सिप्रेसी फैमिली में क्या होता है, इन सिप्रेसी फैमिली में एक पॉलन मदर सेल जो है इसमें मियोसिस होता है, तो एक ही फंक्शनल पॉलन फॉर्म होता है, वन फंक्शनल पॉलन, जो कि फॉर्म करेगा क्या, जो कि फॉर्म करेगा मेल गैमेट, वन मेल गैमेट। ठीक है, और फीमेल में तो एज इट इज रहता है। तो यहाँ तो 200 हुआ, यहाँ भी कितना होगा 200 होगा, तो टोटल कितने मियोसिस हो जाएंगे 2n = 400। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। यहाँ पे रीजन यही है कि यहाँ पे एक बार मियोसिस होगा तो 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, बट यहाँ पे एक ही फंक्शनल बनता है पॉलन, ठीक है ना। सो दैट्स वाई सिप्रेसी फैमिली में हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2n, और यहाँ यूज करते हैं n + n/4। क्लियर, तो विद दिस हमारा जो ये चैप्टर है वो एंड होता है। थैंक यू।